बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसका दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स का ये स्टेप होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसकी साइट्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है और रिजल्ट्स क्या होते हैं इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। और इसके बाद हम एंजाइम्स पढ़ेंगे जो कि इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? 2 तरह के एंजाइम होते हैं। एक बायो एंजाइम जो कि इंडक्शन यानी कि इंड्यूस करवाते हैं, और इनहिबिशन जो उसको रोक देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स लाइफ और केमिकल यानी कि कुछ रिएक्शंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर। बायोकेमिकल का मतलब है कि बॉडी के अंदर इस तरह से कुछ रिएक्शन होंगे जो कि हमने ड्रग अपनी बॉडी के अंदर ली होगी, उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन कराएंगे, उसके अंदर चेंजेस कराएंगे और उसको उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे कंपोनेंट्स में जो कि फिर आसानी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। अब जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग को एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करती है कि कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आया है, तो वो कोशिश करती है कि वो उस चीज़ को एलिमिनेट कर दे या इनएक्टिवेट कर दे बायोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से उन चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जो ये रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ड्रग को मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर मतलब यानी कि उसके पोल्स बनते हैं जहाँ पे फिर बॉन्डिंग करना आसान हो जाती है, यानी कि और पोलर का मतलब ये भी होता है कि जब पोल्स बनेंगे तो फिर उन कंपाउंड्स का वाटर के अंदर सॉल्युबल होना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स उनके आसानी से फिर बन सकेंगे। और जब वो वाटर सॉल्युबल हो गए तो फिर वो किडनीज़ के ज़रिए से उनकी एक्सक्रीशन आसानी से हो जाएगी। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास ऐसी अनचेंज्ड फॉर्म में ही एक्सक्रीटेड हो जाती हैं। एग्जांपल है एटिनोडॉल। नेक्स्ट हमारे पास है साइट फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे होती है। मेनली हमारे पास लीवर में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारे पास ड्रग्स किडनीज़, गट मिकोजा जो हमारी जीआई ट्रैक होता है उसकी इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है उसमें, लंग्स में, ब्लड में और स्किन में भी इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। स्किन में क्यों? स्किन में इसलिए कि वहाँ पे जब हम टॉपिकल कोई भी चीज़ लेते हैं तो वहीं से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और वहीं पे उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कई बार। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। हमारे पास 3 तरह के पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के केस में। जो ड्रग होती है या तो वो हमारे पास एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देती है, मतलब हमारे पास एक्टिव ड्रग आई है तो अपने कंपोनेंट में कन्वर्ट हुई है, तो जो उसका कंपोनेंट को यहाँ पे मेटाबोलाइट बोला गया तो वो इनएक्टिव कंपोनेंट होगा, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा। या फिर ड्रग एक्टिव ड्रग अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि वो जाके रिएक्ट करेगी, थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेगी, मतलब जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो आगे बढ़ेगा। इनएक्टिव का मतलब वो कुछ नहीं करेगी। या फिर इनएक्टिव ड्रग को, जो एक्टिव ड्रग इनएक्टिवली हम ड्रग लेते हैं यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जब वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं तभी वो एक्टिवेट होते हैं। तो इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना, जिसको हम प्रो ड्रग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंजाइम्स जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास यूज़ होते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स और दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम है वो हमारे पास लीवर के जो माइक्रोसोमल सेल होते हैं उनके अंदर लोकेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि नॉन माइक्रोसोमल हमारे पास साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, जो लीवर के सेल्स का साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें, या इसके अलावा प्लाज्मा या फिर और अदर टिश्यूज़ जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के दरमियान। हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस हैं, एक फेज़ 1 रिएक्शन होते हैं और एक फेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक होता है और फेज़ 2 रिएक्शन सिंथेटिक होता है। फेज़ 1 रिएक्शन में जब हम ड्रग लेते हैं वो अपने पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में हो जाती है। किस तरह से होती है? या तो ऑक्सीडेशन होगी, या रिडक्शन होगी, या हाइड्रोलिसिस होगी। इन 3 रिएक्शंस की मदद से ड्रग अपने पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना,
लीवर में ही होता है बेसिकली। तो वहाँ पे हमारे पास लीवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मोनोऑक्सीजनेजेस, वो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने में। हमारे पास लीवर में अगर ड्रग आई है, उसके ऑक्सीडेशन हुई है या वो पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुई है, अगर वो हो गई है, इतनी हो गई है कि वो आराम से किडनी से एक्सक्रीट हो सके, तो ठीक है, वहाँ पे वो एक्सक्रीशन हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन अगर वो अपने मेटाबोलाइट में इस कदर कन्वर्ट ना हो सके कि किडनीज उसको एक्सक्रीट कर सकें, या फिर इतनी पोलर ना हुई हो ड्रग, फिर उसका फ़ेज़ 2 में जाना ज़रूरी है। क्योंकि फ़ेज़ 1 में वो इतनी वाटर सॉल्युबल या इतनी पोलर नहीं हो सकी कि वो एक्सक्रीट आउट हो सके, उसका और ज़्यादा इस फॉर्म में आना कि वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाए, इसलिए फ़ेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। अब जो फ़ेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो ड्रग के साथ कंबाइन करते हैं, या फिर वो जो मेटाबोलाइट हमारे पास फ़ेज़ 1 से आया होता है उसके साथ कंबाइन करते हैं और एक हाईली पोलर कंपाउंड बनाते हैं। ये हमारे पास इनएक्टिव होता है और आराम से किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। अगर इसके हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हों तो उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम बाइल की मदद से एक्सक्रीट करते हैं। जो फ़ेज़ 2 रिएक्शंस होते हैं ना, वो मोस्टली हमारे पास ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं। हमारे पास मोस्ट कॉमन कौन सी कॉन्जुगेशन होती है? ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन हमारे पास मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक रिएक्शन। कॉन्जुगेशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास कोई भी ड्रग या ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, उनको ऐसे सब्सटेंसेस के साथ कपल कर देती हैं जो कि उनको मोर वाटर सॉल्युबल बना देता है, ताकि उनके आराम से बॉडी से एक्सक्रीशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम इंडक्शन। इसमें हमारे पास माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि हमें पता है कि लीवर के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंजाइम की सिंथेसिस है वो कुछ ड्रग्स के ज़रिए से हमारे पास इन्हेंस हो सकती है, यानी कि बेहतर की जा सकती है, कुछ ड्रग्स के ज़रिए से और कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के ज़रिए से। इसको हम कहते हैं एंजाइम इंडक्शन की वो प्रोसेस जिसमें हम कुछ ड्रग्स या कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एंजाइम की सिंथेसिस को बेहतर बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। इस प्रोसेस की वजह से हमारे पास जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ना, इंड्यूसिंग ड्रग का, वो स्पीड अप हो जाता है, यानी कि उसकी तेज़ हो जाता है। जो दूसरी ड्रग होती है जो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करती है, वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं, यानी कि उसको उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो आराम से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं ड्रग्स? फिनोबार्बिटोन, रिफैम्पिसिन, अल्कोहल, सिगरेट स्मोक, फेनिटोइन एक्सेट्रा। अब हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? जब हम एक से ज़्यादा ड्रग्स इकट्ठे देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन हो रही है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास या तो उस ड्रग का इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा या फिर वो उसको फेलियर की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इंडक्शन, कि हम थेराप्यूटिकली एंजाइम इंडक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास न्यू नेट्स होते हैं, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो हमारे पास उनके अंदर हमारे ना माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं ना नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। इसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें अक्सर जॉन्डिस पाया जाता है। ये इसलिए होता है कि उनके अंदर जो बिलीरुबिन है उसको कॉन्जुगेट करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस केस में हम फिनोबार्बिटोन देते हैं जो कि एंजाइम इंड्यूसर है, जिसकी वजह से जॉन्डिस क्लियर हो जाता है और जो बिलीरुबिन है उसकी कॉन्जुगेशन हो पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन के लिए भी हम कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं सिमेटिडीन और कीटोकोनाजोल, जो कि हमारे पास साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है। जो हमारे पास साइटोक्रोम P450 होता है वो हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके और भी बहुत से फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ये सब भी कराता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन इसका यूज़ हो रहा है वो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं उन बाकी की ड्रग्स, क्योंकि ये वाली ड्रग्स तो उसको इनहिबिट करेंगे, तो जो दूसरी ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगी और
और कोई लेता रहे उसको और उसकी सिक्रीशन और साथ में ये वाली मेडिसिन भी ले रहा है, सिमेटिडीन और कीटोकोनाजोल यानी कि एंजाइम इनहिबिटर्स भी साथ में वो अपने अंदर ले ही जा रहा है कोई भी पेशेंट, तो ड्रग्स का एक्सक्रीट आउट होना पॉसिबल नहीं होगा और फिर उसकी वजह से जो मेडिसिन है वो बॉडी के अंदर बिल्डअप होती जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंजाइम इनहिबिटर्स हमारे पास कौन से हैं? क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड वेरापेमिल। ये था हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।